Hello everyone, welcome to Karma Education. We have already completed the UGC NET Education June 2025 paper. And from the December 2025 UGC NET Education paper, we have covered question number 51 to 60 with detailed explanations. In today's video, we will discuss question number 61 to 70. हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आप सिर्फ करेक्ट आंसर ही नहीं बल्कि उसके पीछे का जो कंसेप्ट है उसको भी अच्छे से समझ सके. इफ यू हैव मिस्ड द प्रीवियस क्वेश्चंस, जस्ट check our playlist for the complete June 2025 and question 51 to 60 December 2025 paper solution. So without wasting any time, let's start today's discussion. Moving on to the question number 61. Which of the following is not one of the Panch Mahabrata? Options are Ahimsa, Brahmacharya, Yogashana and Satya. The correct answer is option 3, that is Yogashana. Now let's understand why. Pancha Mahabrata are the 5 great ethical vows of Jainism that guide a person towards a disciplined and moral life. The 5 Mahabratas are Ahimsa, means non-violence, Satya, truthfulness, Asteya, non-stealing, Brahmacharya, celibacy or self-control, Aparigraha, non-possession. Here, Yogashana is different. Yogashana योगा की शारीरिक मुद्रा या पोस्चर है, जबकि पंच महाब्राता नैतिक और एथिकल और आचरण संबंधित बोझ से रिलेट करता है. इन सिंपल वर्ड्स, पंच महाब्राता आर मोरल प्रिंसिपल्स whereas योगासना इज ए फिजिकल प्रैक्टिस. देयरफॉर योगासना पंच महाब्राता का हिस्सा नहीं है. ओके, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज योगासना. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question number 62. Which policy for the first time used the term child-centric education in India? The correct answer is option 3, NPE 1986. Now let's understand the concept. Child-centric education का मतलब है कि education में लर्नर को ही फोकस किया जाए, ना तो सिलेबस या टीचर. इस अप्रोच में बच्चे की इंटरेस्ट, एबिलिटी, लर्निंग पेस और ओवरऑल डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस दी जाती है. लर्निंग बिकम्स मोर एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल, जॉयफुल और पार्टिसिपेटिव. अब पॉलिसीज को शॉर्ट में समझते हैं. एनपीई 1968 ये इंडिया की पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी. इसका फोकस था नेशनल इंटीग्रेशन, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी और कॉमन स्कूल सिस्टम. एनपी 1978 ये पॉलिसी ड्राफ्ट स्टेज तक ही रही और ऑफिशियली इम्प्लीमेंट नहीं हुई. इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और वैल्यू एजुकेशन पर जोर दिया गया था. एनपी 1986 ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक मेजर टर्निंग पॉइंट है. इसी पॉलिसी में पहली बार चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया था. फोकस था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, टीचर एजुकेशन और लर्नर सेंट्रड टीचिंग. एनईपी 2020 ये लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी है. इसका फोकस है होलिस्टिक डेवलपमेंट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी. याद रखिए, एनईपी 2020 चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को स्ट्रेंथन करता है, लेकिन इस टर्म का फर्स्ट ऑफिशियल यूज एनपीई 1986 में हुआ था. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, एनपीई 1986. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 63. Which of the following is not proposed by E.L. Thorndike? Principle of multiple response, principle of equilibration, principle of assimilation, principle of partial activity. यहाँ पे आपका आंसर होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रेशन. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार थॉर्नडाइक का जो कंसेप्ट था उसको एक बार देख लेते हैं. थॉर्नडाइक का कंसेप्ट क्या था? थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी. थॉर्नडाइक के अनुसार लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच
कनेक्शन या बॉन्ड बनता है। जब कोई रिस्पॉन्स सक्सेसफुल होता है, कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। जब रिस्पॉन्स अनसक्सेसफुल होता है, कनेक्शन वीक हो जाता है। इसी कंसेप्ट को उन्होंने अपने फेमस पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एक्सप्लेन किए थे। थॉर्नडाइक ने 3 प्राइमरी लॉज के बारे में बताए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, और उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बताए थे। उसके साथ 5 प्रिंसिपल के साथ ये क्वेश्चन रिलेट होता है। नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस प्रिंसिपल के अनुसार एक रिस्पॉन्स को धीरे धीरे नए स्टिमुलस के साथ एसोसिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले बेल सुनकर खाना दिया गया, बाद में बेल खुद रिस्पॉन्स ट्रिगर करने लगती है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपोर्टेंसी ऑफ एलिमेंट्स। लर्नर सिचुएशन के सभी एलिमेंट्स पर ध्यान नहीं देता है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट या रिलेवेंट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है। यानी कि लर्नर इंपॉर्टेंट चीजों को सिलेक्ट करता है और उन्हीं पर रिस्पॉन्स देता है। ये आपका ऑप्शन डी में जो है ना, प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, इसके साथ रिलेट होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लर्नर कई रिस्पॉन्सेस ट्राई करता है। ट्रायल एंड एरर के माध्यम से फाइनली करेक्ट रिस्पॉन्स मिलता है। यह थॉर्नडाइक के लर्निंग थ्योरी का कोर प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेट और एटीट्यूड। लर्नर का एटीट्यूड, माइंडसेट और रेडीनेस लर्निंग को प्रभावित करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड लर्निंग को एनहांस करता है, राइट। प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी। पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर लर्नर नई सिचुएशंस में रिस्पॉन्स देता है, यानी सिमिलर सिचुएशंस में सिमिलर रिस्पॉन्सेस यूज किए जाते हैं, राइट। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिए गए हैं मल्टीपल रिस्पॉन्स, इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन, पार्शियल एक्टिविटी। थॉर्नडाइक के प्रिंसिपल्स और लॉज में मल्टीपल रिस्पॉन्स, एसिमिलेशन और पार्शियल एक्टिविटी मिलते हैं, लेकिन इक्विलिब्रेशन थॉर्नडाइक का प्रिंसिपल नहीं है। इक्विलिब्रेशन जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसके साथ रिलेट करता है। पियाजे के अनुसार लर्नर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच बैलेंस एस्टेब्लिश करता है। इसी बैलेंस को इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। इसीलिए इक्विलिब्रेशन थॉर्नडाइक के साथ रिलेट नहीं होता है, पियाजे के साथ जाता है। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। अकॉर्डिंग टू NCFT 2009, the then existing 1-year B.Ed should be retained without change, transformed to a 2-year program, replaced with additional 6-month school experience, or transformed to 4-year program. Correct answer is option B, that is transformed to a 2-year program. अब पहले देख लेते हैं NCFT 2009 ये क्या है। NCFT 2009 का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। ये डॉक्यूमेंट NCTE के द्वारा टीचर एजुकेशन को सुधारने के लिए तैयार किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टीचर प्रिपरेशन को अधिक प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल और क्वालिटी ओरिएंटेड बनाना। NCFT 2009 ने देखा कि उस समय का जो 1-year B.Ed प्रोग्राम था वो फ्यूचर टीचर्स को रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक साल में थ्योरी, प्रैक्टिकम, इंटर्नशिप और स्कूल एक्सपीरियंस को इफेक्टिवली कवर करना मुश्किल था। इसीलिए NCF 2009 ने रिकमेंड किया कि 1-year B.Ed को 2-year प्रोग्राम में ट्रांसफॉर्म किया जाए। अब सवाल आते हैं कि 2-year B.Ed की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका कई रीजंस है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो टीचर ट्रेनीज हैं उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए अधिक समय मिलेगा अगर B.Ed 2 years का होगा। सेकेंड ऑप्शन और सेकेंड रीजन आप बोल सकते हैं, स्कूल इंटर्नशिप और क्लासरूम एक्सपीरियंस दोनों को स्ट्रेंथन करना
तीसरा कारण क्या है? रिफ्लेक्टिव, इंक्लूसिव और कॉम्पिटेंट टीचर्स तैयार करना। फोर्थ रीजन, टीचर एजुकेशन को इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन करना। और फिफ्थ रीजन, प्रोफेशनल रेडीनेस और टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करना। एनसीईआरटी 2009 की कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस भी याद रखिए। स्कूल बेस्ड प्रैक्टिकम को स्ट्रेंथन करना, करिकुलम को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और कॉम्पिटेंसीज पर बेस्ड करना, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और मेंटरिंग को प्रमोट करना, एक्रेडिटेशन और मेंटरिंग के माध्यम से क्वालिटी एश्योरेंस को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज ट्रांसफॉर्म टू ए 2 ईयर बीएड प्रोग्राम। किसको ना? बीएड कोर्स को, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। ये क्वेश्चन सीआईपीपी मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछता है कि सीआईपीपी मॉडल का कौन सा फेज ये चेक करता है कि ऑब्जेक्टिव्स अप्रोप्रिएटली स्टेटेड है या नहीं। करेक्ट आंसर विल बी इनपुट। इससे पहले एक बार देख लेते हैं सीआईपीपी मॉडल क्या है। सीआईपीपी मॉडल डैनियल स्टैपलबिम ने 1960 में डेवलप किए थे। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मॉडल है जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स और पॉलिसीज को इवैल्यूएट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सीआईपीपी का फुल फॉर्म है सी फॉर कंटेक्स्ट, आई फॉर इनपुट, देन पी फॉर प्रोसेस, पी फॉर प्रोडक्ट। अब हर फेज को अगर समझ लेते हैं कि इनपुट का मतलब क्या होता है। कंटेक्स्ट फर्स्ट है। कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन ये पूछता है कि व्हाई आर वी डूइंग दिस, यानी नीड्स, प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करता है। इस फेज में गोल्स और प्रायोरिटीज डिसाइड किए जाते हैं। उसके बाद होता है इनपुट इवैल्यूएशन ये पूछता है कि व्हाट इज द प्लान। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज, रिसोर्सेस और एक्शन प्लान इवैल्यूएट किए जाते हैं। इसी फेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आर द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड अप्रोप्रिएटली। इसीलिए इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर होता है इनपुट फेज। इनपुट फेज में ही ऑब्जेक्टिव्स सही तरीके से असाइन हुआ है कि नहीं ये पूछा जाता है। प्रोसेस इवैल्यूएशन ये पूछता है हाउ इज द प्रोग्राम बीइंग इम्प्लीमेंटेड, यानी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करता है और चेक करता है कि प्लान प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इवैल्यूएशन ये पूछता है कि व्हाट रिजल्ट्स हैव बीन अचीव्ड, यानी आउटकम्स, इफेक्टिवनेस और इम्पैक्ट इवैल्यूएट करता है। क्वेश्चन में स्पेशली पूछा गया है कि आर द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड अप्रोप्रिएटली। ऑब्जेक्टिव्स की क्वालिटी, सुटेबिलिटी और फिजिबिलिटी को इवैल्यूएट करना इनपुट इवैल्यूएशन का काम है। इनपुट फेज इंश्योर करता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, अवेलेबल रिसोर्सेस के साथ अलाइंड हो। इसीलिए ऑप्शन 2 इनपुट बिल्कुल सही है। आपको एक मेमोरी ट्रिक देती हूं कि कंटेक्स्ट रिलेट होता है वाई के साथ, इनपुट व्हाट प्लान, प्रोसेस हाउ एंड प्रोडक्ट रिलेट्स विथ रिजल्ट। याद रखिए इनपुट हमेशा चेक करता है प्लान बिफोर एक्शन, इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स की चेकिंग इनपुट फेज में होती है। हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66। ये क्वेश्चन एफ रेशियो से रिलेटेड है जो स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्पेशली एनोवा और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एफ रेशियो क्या है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले एफ रेशियो को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एफ रेशियो दो तरह के वेरिएंस का रेशियो होता है, बिटवीन ग्रुप वेरिएंस डिवाइडेड बाय विद इन ग्रुप वेरिएंस, यानी वेरिएशन बिटवीन ग्रुप मीन्स डिवाइडेड बाय वेरिएशन विद इन ग्रुप्स।
अब ये दोनों टर्म्स को समझते हैं, ठीक है। बिटवीन ग्रुप वेरिएंस क्या होता है? ये बताता है कि अलग अलग ग्रुप्स के मीन स्कोर्स एक दूसरे से कितना डिफरेंट है। मतलब अगर ग्रुप ए का एवरेज 40 है, ग्रुप बी का 60 है और ग्रुप सी का 80 है, तो ग्रुप्स के बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा। इसी डिफरेंस को बिटवीन ग्रुप वेरिएंस कहते हैं। विद इन ग्रुप वेरिएंस क्या है? ये बताता है कि एक ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स या ऑब्जर्वेशंस कितने स्प्रेड आउट है। मतलब अगर एक ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑलमोस्ट सेम है तो विद इन ग्रुप वेरिएंस कम होगा, और अगर ग्रुप मार्क्स बहुत ज्यादा वेरी करते हैं तो विद इन ग्रुप वेरिएंस ज्यादा होगा। एफ रेशियो क्या बताता है? एफ रेशियो ये डिसाइड करता है कि ग्रुप्स के बीच जो डिफरेंस दिख रहा है वो रियल डिफरेंस है या सिर्फ चांस की वजह से हुआ है। इसीलिए एफ रेशियो सिग्निफिकेंस टेस्टिंग में यूज होता है। डिसीजन रूल क्या होता है? अगर कैलकुलेटेड एफ क्रिटिकल एफ से ज्यादा होता है तो डिफरेंस सिग्निफिकेंट माना जाता है, यानी ग्रुप्स के बीच एक्चुअल डिफरेंस है। लेकिन अगर कैलकुलेटेड एफ क्रिटिकल एफ से कम है तो डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, यानी ऑब्जर्व डिफरेंस चांस की वजह से हो सकता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन 2 कहते हैं कि रेशियो ऑफ द वेरिएशन इन द मीन ऑफ ईच ग्रुप फ्रॉम द टोटल और ग्रैंड मीन ऑफ ऑल ग्रुप्स टू द एवरेज वेरिएबिलिटी ऑफ स्कोर्स विद इन ईच ग्रुप। इसको बहुत अच्छे से समझते हुए रीड करना है, तभी आपको दिखेगा कि ये एफ रेशियो का डेफिनेशन ही है। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि न्यूमरेटर में बिटवीन ग्रुप वेरिएशन, डिनोमिनेटर में विद इन ग्रुप वेरिएशन को कंपेयर कहा जाता कर रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही हो जाता है। व्हाई अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग? ऑप्शन 1, ऑप्शन ए पे क्या है कि रेशियो को उल्टा कर देता है, विद इन ग्रुप वेरिएंस को न्यूमरेटर में रख रहा है, तो इसीलिए ये गलत। ऑप्शन सी, यहाँ पे तो इनकम्प्लीट डेफिनेशन दिया गया है। और ऑप्शन डी में क्या है कि ये भी उल्टा रेशियो आपको बता रहा है कि रेशियो ऑफ द विद इन ग्रुप वेरिएंस टू द बिटवीन ग्रुप वेरिएंस, तो ये ऑपोजिट हो जाता है, तो इसीलिए ये भी गलत। तो आपको याद रखना है कि बिटवीन एफ रेशियो में हमेशा बिटवीन ग्रुप वेरिएंस डिवाइडेड बाय विद इन ग्रुप वेरिएंस होता है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू बिटवीन डिवाइडेड बाय विद इन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 67। ये क्वेश्चन बिहेवियरल असेसमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहेवियरल असेसमेंट में एक्सप्लेनेशंस को किस बात को प्रायोरिटी देनी चाहिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन एनवायरमेंटल इवेंट्स एंड बिहेवियर विद डायरेक्ट एविडेंस। सबसे पहले बिहेवियरल असेसमेंट को समझते हैं। बिहेवियरल असेसमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई बिहेवियर क्यों हो रहा है और किस वजह से मेंटेन हो रहा है। बिहेवियरिस्ट्स सिर्फ लेबल्स पर भरोसा नहीं करते हैं, वो देखते हैं बिहेवियर के पहले क्या हुआ, बिहेवियर के बाद क्या हुआ, एनवायरनमेंट बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होता है। बिहेवियरल असेसमेंट में फोकस होता है एनवायरनमेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस। इससे ABC मॉडल भी कहते हैं। A फॉर एंटीसीडेंट यानी कि बिहेवियर के पहले क्या हुआ, B फॉर बिहेवियर व्यवहार क्या हुआ, C फॉर कॉन्सिक्वेंस उसके बाद क्या हुआ। बिहेवियर को समझने के लिए इनके बीच के जो संबंध है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसी को फंक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं। डायरेक्ट एविडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिहेवियरल असेसमेंट असम्पशंस पर नहीं चलती है,
ये यूज करती है ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रिकॉर्ड्स, बिहेवियरल डेटा, एक्सपेरिमेंट्स एटसेट्रा, यानी डायरेक्ट एविडेंस। इसलिए एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव और रिलायबल बनती है। बिहेवियरल असेसमेंट प्रोसेस ऑब्जर्व बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग, एंटीसीडेंट्स आइडेंटिफाई करो, कॉन्सिक्वेंसेस आइडेंटिफाई करो, बिहेवियर का फंक्शन डिटरमाइन करो, उसके बेसिस पर इंटरवेंशन प्लान बनाओ। यही बिहेवियरल असेसमेंट का कोर प्रोसेस है। नाउ व्हाई ऑप्शन 1 इज करेक्ट? ऑप्शन 1 कहता है कि फंक्शनल रिलेशन बिटवीन एनवायरमेंटल इवेंट्स एंड बिहेवियर विद डायरेक्ट एविडेंस। ये बिहेवियरल असेसमेंट का एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव है। बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्ट एविडेंस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसीलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। Why other options are incorrect? ऑप्शन 2 कहते हैं कि डायग्नोस्टिक लेवल्स इन्फर्ड फ्रॉम ट्रेट्स। ये सिर्फ लेवल डेटा है, जैसे एग्रेसिव, एंग्जियस या इंट्रोवर्ट, लेकिन लेवल बिहेवियर का एक्चुअल कॉज नहीं बताता। बिहेवियरल असेसमेंट लेवल से ज्यादा बिहेवियर के फंक्शन पर फोकस करती है। ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे? पर्सनालिटी टाइपोलॉजी फॉर पर्सिमोनी। बिहेवियरिस्ट्स पर्सनालिटी टाइप्स को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, उनका फोकस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और एनवायरनमेंट पर होता है, इसलिए ये ऑप्शन प्रेफर्ड नहीं है। और 4 में क्या बोला जाता है? सिंगल इन्फॉर्मेंट रिपोर्ट्स टू रिड्यूस बायसेस। एक ही सोर्स पर डिपेंड करना बायस क्रिएट कर सकता है। बिहेवियरल असेसमेंट मल्टीपल सोर्सेस और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन को इंपॉर्टेंस देती है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब याद कैसे रखेंगे? बिहेवियरल असेसमेंट इज इक्वल टू फंक्शन पर एविडेंस, या फिर व्हाई बिहेवियर हैपेंस प्लस प्रूफ। बिहेवियरिस्ट लेवल्स नहीं देखते, बिहेवियर और एनवायरनमेंट के रिलेशन को देखा जाता है बिहेवियरल असेसमेंट पे। 1 लाइन एग्जाम पॉइंट अगर बोला जाए, बेस्ट एक्सप्लेनेशन इन बिहेवियरल असेसमेंट इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप प्लस डायरेक्ट एविडेंस। इसीलिए ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाता है। थिंक फंक्शनली, एक्ट इफेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। ये क्वेश्चन जेरोम ब्रूनर की थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रूनर के अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन की 4 एसेंशियल फीचर्स कौन सी है और इनमें से कौन सी फीचर नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इवैल्यूएशन। सबसे पहले ब्रूनर को समझते हैं। जेरोम ब्रूनर एक फेमस कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग और लर्नर की एक्टिव पार्टिसिपेशन पर जोर दिए थे। उनका मानना था कि लर्निंग तब सबसे इफेक्टिव होती है जब लर्नर खुद नॉलेज डिस्कवर करे। अब इन्होंने कुछ 4 फीचर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए थे, वो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। पहले तो है कि प्री डिस्पोजिशन टू लर्न, यानी लर्नर मेंटली रेडी और मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी और रेडीनेस होगी तो लर्निंग बेटर होगा। देन स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, नॉलेज को मीनिंगफुल और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहिए। स्टूडेंट को सब्जेक्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंटेंट को सिंपल से कॉम्प्लेक्स के और लॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करना चाहिए। इसी से अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुअली डेवलप्ड होती है। उसके बाद 4th फीचर था रीइंफोर्समेंट। ब्रूनर ने रीइंफोर्समेंट को भी इंपॉर्टेंट माना, यानी फीडबैक और एनकरेजमेंट लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। ब्रूनर्स मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी एक बार देख लेते हैं, जो यूजीसी नेट में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे इन्होंने इनएक्टिव यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बताए थे। नेक्स्ट है आइकॉनिक यानी कि लर्निंग थ्रू इमेजेस और डायग्राम। नेक्स्ट है सिंबॉलिक यानी कि लर्निंग थ्रू लैंग्वेज और
सिंबल। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, प्री डिस्पोजिशन टू लर्न, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज एंड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये तीनों थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन में इसका फीचर किया गया था जेरम ब्रोनर के द्वारा, पर इवैल्यूएशन नहीं था। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, इवैल्यूएशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 69। ये क्वेश्चन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से रिलेटेड है, जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का एपिस्टेमिक क्लेम यानी नॉलेज के बारे में उसका बेसिक बिलीफ क्या है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक बात देख लेते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को माना जाता है। टेलर का मानना था कि मैनेजमेंट को भी साइंस की तरह स्टडी किया जा सकता है, यानी काम करने का वन बेस्ट वे होता है जिससे साइंटिफिक मेथड से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस थ्योरी का फोकस है स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। अब क्वेश्चन में जो ऑप्शन 2 है वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे लीडरशिप और मैनेजमेंट नॉलेज ऑब्जेक्टिव होता है और स्पेसिफिक मैनेजरियल बिहेवियर्स रिलायबल तरीके से वैल्यूएबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। यही साइंटिफिक मैनेजमेंट का कोर बिलीफ है। टेलर के अकॉर्डिंग अगर मैनेजर्स साइंटिफिकली टेस्टेड मेथड्स को फॉलो करें तो प्रेडिक्टेबल और बेटर रिजल्ट्स उससे मिलते हैं। इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट एक सब्जेक्टिव जजमेंट पर नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स और मेजरेबल परफॉर्मेंस पर भरोसा करते हैं। इसी वजह से ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होता है। व्हाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट? ऑप्शन 1 यहाँ पे क्या बोला जाता है कि कंटेक्स्ट डिपेंडेंट और इंटरप्रेटिव व्यू को सपोर्ट करता है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का अप्रोच नहीं है। ऑप्शन 3 बोल रहा है कि मेजरेबिलिटी को रिजेक्ट करता है, जबकि टेलर मेजरमेंट और एफिशिएंसी पर ही जोर दिए थे। ऑप्शन 4 टीचर डिस्क्रिशन को स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीड्योर से सुपीरियर मानता है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के स्टैंडर्डाइजेशन प्रिंसिपल के ऑपोजिट है। तो इसीलिए ऑप्शन 2 आपका सही आंसर होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 70। ये क्वेश्चन यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग से रिलेटेड है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूडीएल गाइडलाइंस में कौन सा ऑप्शन एक प्रिंसिपल है और कौन सा चेक पॉइंट है, ये पूछा गया है। प्रिंसिपल है या सिर्फ चेक पॉइंट है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। पहले देख लेते हैं कि यूडीएल क्या है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क है जो इंश्योर करते हैं कि हर लर्नर, चाहे उसकी एबिलिटी, बैकग्राउंड या लर्निंग स्टाइल कुछ भी हो, वो इफेक्टिवली लर्न कर सके। इसका ऑब्जेक्टिव है रिमूव बैरियर्स एंड मैक्सिमाइज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल लर्नर्स। यूडीएल के 3 कोर प्रिंसिपल्स है। एक तो है मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, वाई ऑफ लर्निंग, ये लर्नर को मोटिवेट करने और लर्निंग में इंटरेस्टेड रखने पर फोकस करता है। नेक्स्ट है मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, व्हाट ऑफ लर्निंग, इंफॉर्मेशन को डिफरेंट फॉर्मेट्स में प्रेजेंट करना, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो। उसके बाद है मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन और एक्सप्रेशन, हाउ ऑफ लर्निंग, ये लर्नर्स को अलग अलग तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस करने की फ्रीडम देता है। इसी प्रिंसिपल को ऑप्शन 2 में दिया गया है, जैसे कि मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। ये यूडीएल के 3rd कोर प्रिंसिपल का हिस्सा है, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि सभी लर्नर्स को अपनी लर्निंग दिखाने के लिए एक ही मेथड यूज करने का ज़रूरत नहीं है। कोई रिटन आंसर पे दे सकते हैं, कोई ओरल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कोई वीडियो क्रिएट करके वो प्रेजेंट कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी यूडीएल का कोर प्रिंसिपल है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाता है। व्हाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट? ऑप्शन 1 में क्या बोला गया है? ऑप्टिमाइज चॉइस एंड ऑटोनॉमी। ये एंगेजमेंट प्रिंसिपल का एक चेक पॉइंट है, ये खुद एक प्रिंसिपल नहीं है। ऑप्शन सी में क्या बोला गया है? प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर परसेप्शन, ये भी रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल का एक चेक पॉइंट है, ये खुद प्रिंसिपल नहीं है। और ऑप्शन डी में है नर्चर जॉय एंड प्ले, ये कोई भी मतलब ये यूडीएल का कोई ऑफिशियल कोर प्रिंसिपल में नहीं आता है, ये लर्निंग को एंजॉयबल बनाने का एक आइडिया है बस। तो ये आपका इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। So finally we cover up to question number 70 of December 2025. In the next video we will discuss next 10 questions. Apart from these are the services that I am providing now. अगर आप UGC नेट सेट का प्रिपरेशन ले रहे हैं, रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, डिसर्टेशन, थीसिस, आर्टिकल राइटिंग, ये सारी चीज़ों का आपको ज़रूरत है तो आप बेफिक्र मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर दिया गया है और लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी अवेलेबल रहेगा। तब तक आप आराम से पढ़ाई करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, PYQ सॉल्व करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कर्मा एजुकेशन।